हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ये आपकी परीक्षा डाइजेस्ट सीरीज है जिसके अंतर्गत आपको करंट अफेयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करा जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक आता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में, जो कि आपके ये पहले देखेंगे कि यूपीपीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा रही है उसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद इसके प्रश्नों का प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो इसमें प्रश्न आते हैं जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय स्थल के बारे में, कि भारत में जैविक डाटा किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, जैसे कि पहला, जम्मू कश्मीर के रियासी जिलों में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले हैं। भारत अनेक खनिजों जैसे लिथियम, निकेल, कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये यूपीपीसीएस प्री में 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आते हैं कि फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ है। ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2023 में पूछा गया। और 2022 में पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया गया। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इससे रिलेटेड कौन कौन से आपके मतलब कि देखा जाए तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। तो इस तरीके के आपके 2023 में पूछे गए हैं। तो 2024 में भी आपका जो एग्ज़ाम अभी 22 दिसंबर को है, तो इसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसमें संभावित प्रश्नों को दिया गया है जो कि एक प्रैक्टिस क्वेश्चन के तौर पर है। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला आता है कि मध्य भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो ये टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 18 नवंबर 2024 को अधिसूचित किया गया और इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसकी जानकारी प्रदान की गई। और यह जो टाइगर रिजर्व का नाम है गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व है, जो छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2829 वर्ग किलोमीटर होता है। तो ये देश का 56वां टाइगर रिजर्व है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि नवंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने सिविल सेवाओं की महिलाओं के आरक्षण को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें देखा जाए तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वहाँ पर 35% आरक्षण किया गया है। कि मध्य प्रदेश की सिविल सेवाओं में महिलाओं के आरक्षण को 5 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा 33% पहले मिलता था, तो इसको बढ़ाकर 35% कर दिया है। और इसमें देखा जाए तो महिलाओं की भागीदारी और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना इसका मोटिव है। इसके संदर्भ में आरक्षण को बढ़ाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि अक्टूबर 2024 में किस भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण का पर्यावरण जहाज सूचकांक पोर्टल पर प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली हुई है। जिसमें ऑप्शन ए दिया गया है कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन सी मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण, ऑप्शन डी चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण। तो इसमें देखा जाए तो आपका कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें आता है ऑप्शन सी कि मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण। इसके अंतर्गत ये पर्यावरण जहाज को प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली हुई है। तो पर्यावरण जहाज सूचकांक के बारे में जान लेते हैं। सूचकांक जो है उन शहरी समुद्री जहाज़ों को पहचान करता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के मौजूदा उत्सर्जन मानकों से बेहतर प्रदर्शन करता है। और यह मुख्य रूप से जहाज़ों द्वारा नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन का आकलन करता है। इसका उद्देश्य समुद्री जहाज़ों के पर्यावरण प्रदर्शन को बेहतर तरीके से मापना होता है। चर्चा में क्यों रहा है इसके बारे में जान लेते हैं। कि इसे अक्टूबर 2024 में मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण को इस सूचकांक में पोर्टल को प्रोत्साहन प्रदाता के रूप में वैश्विक मान्यता मिली हुई है। प्लेटफॉर्म जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह संघ द्वारा मान्यता प्राप्त है। और यह मुरगांव बंदरगाह भारत का पहला बंदरगाह है जिसने ESI के माध्यम से ग्रीन शिप इंसेंटिव पहल शुरू की हुई है, जो कि पोत परिवहन में वायु उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये चर्चा में आता है, जो कि इसके अंतर्गत आता है। इससे रिलेटेड जीके को जान लेते हैं कि मुरगांव बंदरगाह की जो शुरुआत हुई है वर्ष 1888 में हुई है। यह मुरगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। और यह कहाँ भारत के सबसे पुराने उपयोग बंदरगाहों में से एक है। यह अरब सागर में स्थित तट पर स्थित है। तो इससे अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि 17 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सौ संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र का अनावरण किया है। तो ये आपका तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में किया गया है। तो ऑप्शन सी होगा कि भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित सौ संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा का जो पवन चित्र है वह तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर किया गया है। इसका 17 अक्टूबर 2024 को अनावरण किया गया है। इस अनावरणकर्ता में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र यादव है। वैसे ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग संचालित है, जो कि CSIR NII
DST द्वारा विकसित स्वदेशी यांत्रिक सौर सेल द्वारा है। तो यह पहली इस तरीके की वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पवन चित्र है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि देश का पहला हिंदी साहित्य का भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये आपका वाराणसी में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन बी है कि इसमें वाराणसी काशी में इसे स्थापित किया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। और इस संग्रहालय को किसी भी भाषा को समर्पित देश का ये पहला संग्रहालय है जिसमें 25 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। और इस संग्रहालय में प्रख्यात हिंदी विद्वानों की तमाम पुरानी पांडुलिपियाँ और पुस्तकें इस संग्रहालय में मौजूद हैं। तो ये देश का पहला साहित्य का भाषा संग्रहालय स्थापित किया गया। अब आते हैं 15 अक्टूबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की अति निम्न आवृत्ति स्टेशन की आधारशिला कहाँ रखी है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसी आपको विकाराबाद में रखी हुई है। तो इसकी व्याख्या को जान लेते हैं कि ये जो आधारशिला रखी गई है वह भारतीय नौसेना के एक स्टेशन की आधारशिला रखी है, जो कि रक्षा मंत्री जो अभी प्रेजेंट में राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा रखी गई है। यह निम्न आवृत्ति वाला स्टेशन होगा जो कि विकाराबाद तेलंगाना में है। और इसकी 15 अक्टूबर 2024 को इसकी किया गया। और यह स्टेशन जो है वह विकाराबाद के पुंडूर मंडल के दामागुंडम फॉरेस्ट रिजर्व साइट पर स्थापित किया गया है, जिसका निर्माण 2900 एकड़ में है। और इसमें निर्माण लागत 3200 करोड़ रुपये की लगी हुई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट, बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है। तो यह पुणे में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन बी होगा कि बायो पॉलीमर्स के लिए भारत की पहली प्रदर्शन सुविधा जो कि 13 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली से स्थापित की गई। इसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह है। यह सुविधा महाराष्ट्र के पुणे में जेजुरी में स्थापित है। और इस सुविधा का निर्माण प्राज इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि देश की पहली आधुनिक व आत्मनिर्भर गौशाला मध्य प्रदेश में कहाँ बनाई गई है। तो ये ग्वालियर में बनाई गई है। तो ऑप्शन सी होगा कि यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में बनाई गई। और इस गौशाला में CNG प्लांट स्थापित किया गया है जो कि 2 हेक्टेयर क्षेत्र में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से स्थापित है। और इस प्लांट में प्रतिदिन बायो CNG का उत्पादन 3 टन होता है। यह प्रतिदिन उच्च कोटि की प्राकृतिक खाद का उत्पादन 20 टन है। और यह गौशाला का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की सामाजिक उत्तरदायित्व निधि से इसका निर्माण किया गया है। तो ये देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला रही है, जिसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें पहला कथन कहता है कि 28 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे निर्मित ऑक्सीजन वर्ल्ड यानी कि अमृत महोत्सव पार्क का लोकार्पण किया। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि यह पार्क जो है वह महाराष्ट्र सरकार द्वारा विकसित एक पर्यावरणीय पहल है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन आपके सत्य हैं। जिसमें पहला कथन आपका जो दिया गया है वो सत्य है या दूसरा कथन सत्य है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क में ये आपका पहला कथन इसमें सत्य है और दूसरा कथन गलत है, क्योंकि ये जो है 28 सितंबर 2024 को इसको शुरू किया गया था। यह नागपुर महाराष्ट्र में भी किया गया था। और यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया था। और यह पार्क स्थापित किया गया है नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के किनारे जामठा के पास इसका अनावरण किया गया। और ये एक तरीके से जो पहल है इसमें पहले कथन के अंतर्गत तो सभी सत्य होते हैं, लेकिन ये जो पहल है इसका मेन रीजन ये है कि यह भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एक पर्यावरणीय पहल है, ना कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा। तो ये भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा निर्मित एक पहल है। तो इस कारण से इसका ये दूसरा कथन गलत होता है, पहला कथन सत्य है। अब आते हैं नेक्स्ट कि 23 सितंबर 2024 को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर किस प्रसिद्ध संत के नाम पर रखा गया है। तो ये संत तुकाराम के नाम पर रखा गया है। तो इसकी व्याख्या को जानते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो इस हवाई अड्डे का नाम केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा महाराष्ट्र केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 23 सितंबर 2024 को इसकी मंजूरी दी गई। और यह जगत गुरु संत तुकाराम महाराज हवाई अड्डा के नाम पर किया गया। यह इसका पूर्ण नाम लोहेगांव हवाई अड्डा रहा। यह संत तुकाराम कौन थे, इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह भक्ति आंदोलन के दौरान एक महान संत और आध्यात्मिक कवि थे, जिनका जन्म 17वीं शताब्दी में देहू कस्बे महाराष्ट्र में हुआ था। और यह भक्ति कविता शीर्षक अभंग रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के किस जिले को निर्मित विश्व के सबसे ऊंचे बम्बू या बांस टावर का ऑनलाइन लोकार्पण किया? तो ये बेमेतरा में किया हुआ है, तो ऑप्शन सी होगा, इसके अंतर्गत आता है। तो बेमेतरा में विश्व के सबसे ऊंचे बम्बू या बांस टावर का उत्पादन किया गया, मतलब कि अनावरण किया गया, लोकार्पण, जो 18 सितंबर 2024 को होगा। और इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया हुआ है। और इस टावर का निर्माण बेमेतरा जिले के कठिया में भव्य सृष्टि उद्योग द्वारा हुआ है, जिसकी निर्माण लागत 11 लाख रुपये है, जिसमें टावर की ऊंचाई 140 फीट है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है नेक्स्ट इसमें कि 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के रूप में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सीडेंटेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है। यह एनसीओ की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये जो है आपकी मुंबई में की गई, तो ऑप्शन बी होगा कि यह जो है एक तरीके से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सीडेंटल रियलिटी से संबंधित है। इस केंद्र की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18 सितंबर 2024 को की गई है। कंपनी अधिनियम की धारा 8 के रूप में की गई है। इसके केंद्र की स्थापना मुंबई, महाराष्ट्र में की गई है। ABGCG XR क्षेत्र वर्तमान में अपरिहार्य भूमिका निभाएगा, जिसमें मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में होगा। अब आते हैं 13 सितंबर 2024 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम लेने का निर्णय लिया है। तो इसके अंतर्गत ऑप्शन सी होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पोर्ट ब्लेयर राजधानी, इसका नाम बदलकर गृह मंत्रालय के द्वारा बदला गया है 13 सितंबर 2024 को। यह ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। इसका परिवर्तित नाम श्री विजयपुरम है। इसका उद्देश्य देश को गुलामी के सभी प्रतीकों से मुक्ति दिलाना है, इसका ये उद्देश्य वाक्य। अब आता है कि अगस्त 2024 में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी। अब लद्दाख में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में लद्दाख में टोटल 7 जिले हो गए हैं। 7 जिलों के अंतर्गत जैसे पहला जो जिला आता है, इसके मतलब कि लद्दाख का जो गठन हुआ था, वह गठन के बाद से इसमें मंजूरी 5 अगस्त 2024 को मिली थी। यह गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूरी दी गई। इसमें नवगठित 5 जिले, जिसमें जौस्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग है। और लद्दाख में अब कुल जिलों की संख्या 7 है। और 5 जब इसका गठन हुआ था उस टाइम पर थे, तो लद्दाख के पहले जिले जैसे लेह और कारगिल थे। और इस गठन के पहले लद्दाख में 2 जिले थे। तो प्रेजेंट में इसमें 5 और जोड़ दिए गए हैं, पहले 2 थे, तो अभी लद्दाख में टोटल 7 है। तो क्या क्या नाम है? लेह, कारगिल, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग। तो इसके 7 जिले बन गए हैं। अब आता है कि सितंबर 2024 की चौथी वैश्विक नवीनीकरण ऊर्जा निवेशक वैश्विक और एक्सपो री इन्वेस्ट 2024 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आपकी गांधीनगर में आयोजित की गई है। तो ऑप्शन बी होगा कि यह 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य गांधीनगर, गुजरात में आयोजित की गई है। नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई। अब आता है 9 अगस्त 2024 को भारत का पहला 24 घंटे तक संचालित रहने वाला अनाज ATM किस राज्य में शुरू किया गया? उड़ीसा में किया गया। इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया। और इस ATM का अन्य नाम अन्नपूर्ति, यानी कि हिंदी में भोजन की पूर्ति करने वाला होता है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वेश्चन कि 30 जुलाई 2024 को केरल के किस जिले में सबसे विनाशकारी भूस्खलन हुआ है? तो ये वायनाड में हुआ है। तो ऑप्शन बी होगा कि केरल में 30 जुलाई 2024 को ये भूस्खलन हुआ, जिसमें वायनाड जिले में, जिसमें भारी वर्षा हुई। और इस भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित जिले में मुंडकई, चुरनमाला, मोरपाडी रहा है। और इसके विशेष तथ्य को देखा जाए तो यह भारतीय तटरक्षक बल ने वायनाड के आपदा राहत प्रयासों को तेज करने के लिए उन्नत हेलीकॉप्टर और ICG जहाज अभिनव को तैनात किया हुआ है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया है कि सिकुनला सुरंग निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सिकुनला सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका लद्दाख में। तो ऑप्शन डी होगा। इस सुरंग का नाम सिकुनला सुरंग के नाम से है और यह कारगिल लद्दाख में स्थित है। इसका पहला विस्फोट का निर्माण का आभासी माध्यम से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह 26 जुलाई 2024 को किया गया। यह ट्विन ट्यूब सुरंग की लंबाई 4.1 किलोमीटर है, जो कि निर्माण कार्य पूर्ण होने पर विश्व की सर्वाधिक ऊंची सुरंग होगी। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि 25 जुलाई
2024 को केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ भारत के 500वें रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये 500वें रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपका आएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये आइजॉल में किया गया है। ये जो रेडियो स्टेशन है आइजॉल मिजोरम में किया गया है। यह केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। इस रेडियो का स्टेशन अपना रेडियो 90 FM है और यह भारतीय जनसंचार संस्थान आइजॉल द्वारा संचालित है। अब आते हैं कि 2 जुलाई 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई और इस नीति के अंतर्गत ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो ये कोटा में बनाया गया है। तो ऑप्शन बी होगा कि इसकी मंजूरी 2 जुलाई 2024 को हुई। इसमें राजस्थान मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस नीति के अंतर्गत फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनाया गया है और इसमें एरो सिटी बनाई जाएगी आपकी जयपुर में। नेक्स्ट आता है कि जून 2024 के मध्य रेलवे द्वारा स्थापित भारतीय रेलवे के पहले फ्लोटिंग सौर संयंत्र के रूप में स्थापित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि यह मध्य रेलवे द्वारा फ्लोटिंग सौर संयंत्र पश्चिमी घाट स्थित इगतपुरी झील में स्थापित किया गया है। दूसरा आता है कि यह सौर संयंत्र की क्षमता 12.5 मेगावाट है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसमें पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए होगा कि यह जो है एक तरीके से जून 2024 में स्थापित किया गया है, पश्चिमी घाट में स्थित इगतपुरी झील में है। इसमें 10 मेगावाट है। यह भारतीय रेलवे द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। अब आते हैं कि जून 2024 में कौन सा सैन्य स्टेशन प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है? तो ये जो स्टेशन है वह जयपुर सैन्य स्टेशन बन गया है, जहाँ पर यह 26 जून 2024 को इस रोड का उद्घाटन हुआ और यह प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला पहला सैन्य मिलिट्री स्टेशन असम के गुवाहाटी स्थित नारंगी सैन्य स्टेशन में बनाया गया और यह वर्ष 2019 में बनाया गया। छत्तीसगढ़ का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट भिलाई स्थित प्लांट द्वारा अपने मरोदा फर्स्ट जलाशय में स्थापित किया गया। इसकी प्लांट क्षमता कितनी है? तो इसकी प्लांट क्षमता 15 मेगावाट है। तो ऑप्शन बी होगा। यह भिलाई स्टील प्लांट जो द्वारा स्थापित किया गया है यह मरोदा एक जलाशय में है, 15 मेगावाट के। इस प्लांट में सालाना विद्युत उत्पादन 34.26 मिलियन यूनिट होता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि मई 2024 में इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस राज्य में अपना पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। यह हाइड्रोजन संयंत्र जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर में शुरू किया गया है मई 2024 में। इस संयंत्र को 4.3 TDP हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है और यह हाइड्रोजन मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों का विकास और उन्हें अपनाने को बढ़ावा देना है। यह मिशन जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया। भारत की पहली हाइब्रिड पिच का निर्माण किस स्टेडियम में किया गया है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इस पिच का निर्माण किया गया है, जो कि ऑप्शन सी होगा, क्योंकि यह एक हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में बनाई जाएगी। हाइब्रिड पिच का इंस्टॉलेशन नीदरलैंड स्थित SIS ग्रास द्वारा किया गया है। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि 14 मार्च 2024 को तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश की 5वीं पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक बृहद सहायक परीक्षण प्रयोगशाला का शिलान्यास कहाँ किया हुआ है? तो इसमें जो शिलान्यास है वह रांची में किया गया है। तो ऑप्शन ए होगा कि देश की 5वीं और पूर्वी भारत की पहली अत्याधुनिक बृहद सहायक परीक्षण प्रयोगशाला को 14 मार्च 2024 को रांची झारखंड में किया गया। यह तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया और इस अवसर पर अर्जुन मुंडा द्वारा शिलान्यास की गई अन्य परियोजनाओं में एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र, बांस संवर्धन परियोजना और अन्य परियोजनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। अब आता है क्वेश्चन की 29 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। यह वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? उज्जैन में। तो ऑप्शन बी होगा कि यह उज्जैन मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट जीवाजी वेधशाला में स्थापित है। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी है। 29 फरवरी 2024 को इसके उद्घाटनकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यह घड़ी प्रदर्शित करेगी, जिसमें वैदिक हिंदू पंचांग ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त ज्योतिषीय गणना, भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी इसके अंतर्गत है। अब आते हैं कि 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस स्थान पर भारत के दूसरे पोर्ट की आधारशिला रखी गई है? यह थूथुकुडी में। तो ऑप्शन सी होगा। इसका दूसरा स्पेस पोर्ट जो है वह 28 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। यह है थूथुकुडी जिले में एक तटीय गाँव कुलशेखरपत्तनम में स्थापित किया गया है। एक तरीके से इसरो का स्पेस पोर्ट है। विशेष रूप से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान
परियोजनाओं को लॉन्च करने हेतु इसमें लगभग 986 करोड़ रुपए की निर्माण लागत है। इसकी निर्माण अवधि 2 वर्षों की होती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आता है कि 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को राष्ट्र को समर्पित की है? राजनांदगांव में। तो ऑप्शन ए होगा कि भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी परियोजना, इसका भंडारण प्रणाली जो है वह सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। 24 फरवरी 2024 को की गई। इसमें समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 40 मेगावाट प्रति 120 मेगावाट BSS है। सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र क्षमता 152.325 मेगावाट घंटा है। इसकी प्रेषण क्षमता 100 मेगावाट AC है। इसे राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में स्थापित है, इसके अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, जो कि फरवरी 2024 में स्थापित किया गया है। NTPC ग्रीन एनर्जी और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के बीच में यह विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित है 1200 एकड़ में, और इस परियोजना में प्रतिदिन लगभग 1200 टन प्रति हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल के बारे में। अभी हमने राष्ट्रीय स्थल के बारे में जाना, तो अंतर्राष्ट्रीय स्थल में आपका 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का निर्माण नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और 2018 में पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, और किस देश में? फरवरी 2014 में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 2014 में किया गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि नवंबर 2024 में 43वें सरजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन सरजाह UAE में किया गया। इस वर्ष के मेले की थीम क्या थी? यह ईट स्टार्ट विथ बुक इसकी थीम रही है। तो सरजाह मेले के बारे में बात की जाए तो यह 43वां सरजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 6 से 17 नवंबर 2024 को सरजाह UAE में हुआ। यह सरजाह पुस्तक प्राधिकरण के द्वारा इस मेले का किया गया। इस थीम में इट स्टार्ट्स विथ आ बुक है, और इस अतिथि देख मोरक्को रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 22 सितंबर 2024 को किस देश में इन्वेस्ट इंडिया के पहले विदेशी कार्यालय का उद्घाटन किया? तो यह सिंगापुर में किया। तो ऑप्शन ए होगा कि पहला विदेशी कार्यालय सिंगापुर में इसका उद्घाटन किया गया 22 सितंबर 2024 को, और यह केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। इससे में इस कार्यालय को स्थापित करने की घोषणा जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 से 5 सितंबर 2024 को अपनी सिंगापुर यात्रा के दौरान की हुई थी। इससे रिलेटेड जीके में देखा जाए तो इन्वेस्ट इंडिया है, जो कि राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई। इसकी स्थापित भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्रालय द्वारा औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के अंतर्गत एक गैर लाभकारी उद्यम के रूप में इसकी स्थापना की गई। अब आता है कि अगस्त 2024 में लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें देखा जाए तो ये भारत और वियतनाम, तो ऑप्शन ए होगा कि ये जो समझौता है लोथल गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने का समझौता है, जो भारत और वियतनाम के मध्य आयोजित है। 1 अगस्त 2024 को हुआ। यह नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में हुआ, और इसकी उपस्थिति में क्या नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री फार्म मेहचेन की उपस्थिति में हुआ। नेक्स्ट आता है कि 17 जुलाई 2024 को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन किया हुआ है? तो विदेशी जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया। तो ऑप्शन सी होगा कि मॉरिशस में किया गया 17 जुलाई 2024 को। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने की उपस्थिति में ये किया गया। अब आता है क्वेश्चन कि हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ अपने पेट्रो डॉलर समझौते को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ऑप्शन सी होगा कि जून 2024 में देश में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने 80 वर्ष पुराने पेट्रो डॉलर समझौते को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह समझौता दोनों देशों के बीच 8 जून 1974 को हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के वैश्विक आर्थिक प्रभाव अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस समझौते पर संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक सहयोग और सऊदी अरब के सैन्य जरूरतों के संयुक्त आयोगों की स्थापना की थी। यह समझौता खत्म होने के बाद अब सऊदी अरब केवल अमेरिकी डॉलर के बजाय यूरो, येन, जुआन जैसी विभिन्न मुद्राओं का उपयोग करके तेल और अन्य सामान भेज सकता है। नेक्स्ट आता है कि विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दुबई में बनाया जा रहा है। इस हवाई अड्डे के बारे में देखा जाए तो यह दुबई दक्षिण में बनाया गया है, और इस हवाई अड्डे का नाम अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इस हवाई अड्डे में नए यात्री टर्मिनल को डिजाइन करने की मंजूरी अप्रैल 2024 में हुई, और इसके लिए शुरू की गई परियोजना का नाम अल मखदूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह 128 बिलियन UAE दिरहम के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट आता है कि फरवरी 2024 में पहली विश्व की जेट रेस कहाँ आयोजित हुई है, तो ये आपकी दुबई में आयोजित की है, तो ऑप्शन बी होगा कि फरवरी 2024 में यह दुबई में यह रेट रेस आयोजित की गई है। इसके विजेता इस्सा कॉल्फन रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर ये प्रश्नों की श्रृंखला फिनिश करते हैं, जिसमें आपने ये अंतर्राष्ट्रीय स्थल और राष्ट्रीय स्थल के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो भी टॉपिक रहेगा उसको कवर किया जाएगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी PDF आपको UPSC BSc विद दीक्षा के चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद।